The reaction is in which inversion of configuration occurs are AOH OCH2 double bond O, PH3P dead, PHCOOH, DAD, diethyl azole dicarboxylate, ये कंपाउंड। तो इसमें से जो है कौन सा रिएक्शंस जो है जहाँ पे इन्वर्जन हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन का। सो आंसर जो है वो ए है। ये DEAD डाईथाइल डाईकार्बोक्सिलेट की वजह से होता है कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन। रीज़न क्या है? The given reaction is an example of Mitsunobu reaction. ये जो रिएक्शन है ये मित्सुनोबू रिएक्शन का एग्जाम्पल है। वेयर सेकेंडरी अल्कोहल्स कन्वर्टेड इनटू एस्टर, जहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल को एस्टर में बदल देते हैं विद द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, और साथ साथ में कॉन्फ़िगरेशन का भी इन्वर्जन होता है। तो अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करके एस्टर में बदल देता है। So DEAD ETON double bond N double bond OET PPH3 इस पर अटैक करता है। फिर यहाँ पर PH3 पे अटैक करते यहाँ पे N टूट जाता है, तो N PPH3 प्लस N माइनस फॉर्म होता है। ETO डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NOOET, तो नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के पास जाता है, और यहाँ पे पॉजिटिव कटायन नहीं आने के लिए PPH3 फॉस्फोथाइफिनाइल अपने इलेक्ट्रॉन देता है, तो फॉस्फोथाइफिनाइल पॉजिटिव होता है। फिर पीएच बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन मिलता है। ये हाइड्रोजन लेता है यहाँ से क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, और यहाँ पे PHC डबल बॉन्ड OO माइनस हो जाता है। अभी ये जो रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करेगा रिएजेंट के साथ। यहाँ पे सॉलिड बॉन्ड है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे PH3 जो है PPH3 पॉजिटिव है, तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो वापस पॉजिटिव आयन है फॉस्फोथाइफिनाइल में, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। फिर बेंजाइल कार्बोक्सिलिक एनायन इन्वर्जन होता है, तो क्या होता है, यहाँ पर PHC डबल बॉन्ड O हो जाता है, और यहाँ पे ये रिएजेंट में HH हाइड्रोजन आ जाता है। सो ये किसकी वजह से हुआ, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन की वजह से। PN13 superficial shifts at an adduct groups, it proceeds with inversion at the migrating centers। मतलब अब ये कंपाउंड यहाँ पे 13 कार्बन शिफ्ट सुप्रा इन्वर्जन 13 कार्बन शिफ्ट सुप्रा इन्वर्जन होता है। ये
स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और ये भी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो इसी रिएक्शंस की वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होता है। सो करेक्ट आंसर इज ए। (42) The correct statement regarding myoglobin MB and hemoglobin HB are जो हेमोग्लोबिन HB और मायोग्लोबिन MB इन दोनों का करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? At low partial pressure oxygen, example 5000 Pascal, the oxygen affinity of hemoglobin upon lowering the pH। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 5000 पास्कल। तो हेमोग्लोबिन का जो है ऑक्सीजन की तरह एफिनिटी कम होता है जब पीएच कम होता है। बी बाइंडिंग ऑफ द फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू एचबी रिजल्ट इन लोअर एफिनिटी फॉर बाइंडिंग ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होता है हेमोग्लोबिन से, जिसकी वजह से एफिनिटी कम होता है और सेकेंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होता है। सी metal center in deoxymyoglobin is low spin, whereas it is a high spin in the case of oxymyoglobin. तो डीऑक्सीमायोग्लोबिन में मेटल सेंटर है जो लो स्पिन है और ऑक्सीमायोग्लोबिन के केस में हाई स्पिन है। One end of oxygen bind to the metal center in oxymyoglobins and other end of the bound oxygen is hydrogen bonded with imidazole NH of a distal histidine। ऑक्सीजन एक एंड में बाइंड होता है मेटल सेंटर से ऑक्सीमायोग्लोबिन में और ऑक्सीजन बाउंड रहता है दूसरे एंड में, वो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है डिस्टल हिस्टिडाइन का इमिडाजोल NH से। A and D. Hemoglobin takes oxygen from the lung to organ throughout the body, while function of myoglobin is to intracellular storage of oxygen in muscles tissues। हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन लेता है लंग्स से और ऑर्गन में भेज देता है ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में, और मायोग्लोबिन का फंक्शन जो है वो ऑक्सीजन का इंटरसेलुलर स्टोरेज का काम करता है मसल्स टिश्यू में। हेमोग्लोबिन बाइंड्स विद द 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिंग ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। हेमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है जो रिस्पॉन्सिबल है पूरे बॉडी में ऑक्सीजन लेके आने के लिए। मायोग्लोबिन बाइंड टू सिंगुलर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड स्टोर ऑक्सीजन मसल्स टिश्यूज। मायोग्लोबिन क्या करता है, वो सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्टोर करता है मसल्स टिश्यू में। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन KPA, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो मसल में 5 पास्कल है, पार्शियल प्रेशर जो लंग जो है 10 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हेमोग्लोबिन का जो pH जो है 7.6 और यहाँ पे हेमोग्लोबिन का pH 6.8 है। तो % सैचुरेशन है और पार्शियल प्रेशर है। From the above diagram, it is clear that at a low partial pressure of oxygen,
The oxygen affinity for hemoglobin lower upon lowering the pH। तो ये डायग्राम से एक साफ हो गया, एक क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन का जो लो पार्शियल प्रेशर जो है, ऑक्सीजन का एफिनिटी जो है हेमोग्लोबिन के लिए बहुत ही कम है, कम पीएच में। अगर पीएच कम रहेगा तो ऑक्सीजन का जो एफिनिटी है मर्क्यूरी की तरफ वो भी कम होगा। तभी ये तब होता है जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम रहता है, पीएच कम रहता है, तो ऑक्सीजन का जो है हेमोग्लोबिन की तरह एफिनिटी भी कम हो जाता है। Fe2 nickel double bond N O double bond O NH CH2 CH C double bond O NH। The correct statement regarding dicobalt octacarbon monoxide is A. It reacts with sodium to give Na cobalt CO4। ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट एक कॉम्प्लेक्स देता है। फिर बी, इट कंटेन 3 ब्रिजिंग कार्बोनाइल, इसमें 3 ब्रिजिंग कार्बोनाइल है। इट कैन बी प्रिपेयर बाय रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन ऑफ COAC2 ये प्रिपेयर होता है जब COAC2 कार्बोनाइलेशन रिडक्शन में चला जाता है तब। और D, 2 आइसोमर एग्जिस्ट इन हेक्सेन सोल्यूशन, इसका 2 आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं हेक्सेन सोल्यूशन में। A, C and D, when dicobalt octacarbon monoxide dissolved in hexane, 2 different kind of spectrum are seen, that is terminal and bridging cobalt ligand। जब भी डाइकोबाल्ट हेक्सा कार्बन मोनोक्साइड डिज़ोल्व होता है हेक्सेन में तो 2 अलग अलग स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, टर्मिनल और ब्रिजिंग कोलिगेंड्स में। सॉलिड बॉन्ड सॉलिड बॉन्ड सॉलिड बॉन्ड सॉलिड बॉन्ड डैश्ड बॉन्ड डैश्ड बॉन्ड। सॉलिड बॉन्ड यहाँ पे ये जॉइंट है ना, क्या देता है ये वेज्ड बॉन्ड CO, फिर सॉलिड बॉन्ड CO CO। यहाँ पर भी सॉलिड बॉन्ड टूट जाता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 था, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 है और 2 ब्रिजिंग लिगैंड चला जाता है तो CO2 CO8 रिएक्ट विथ सोडियम टू गिव NaCO CO4। तो सोडियम रिएक्ट करता है डाइकोबाल्ट ऑक्टाकार्बन मोनोक्साइड, तो क्या देता है ये कॉम्प्लेक्स देता है सोडियम कोबाल्ट टेट्राकार्बन ऑक्साइड। फिर 2 मोल्स ऑफ सोडियम रिएक्ट करता है CO2 ऑक्टाकार्बन मोनोक्साइड के साथ, तो 2 मोल्स ऑफ सोडियम कोबाल्ट टेट्राकार्बन मोनोक्साइड देता है। फिर जब ये जो है कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, जब कोबाल्ट OAC2 जब रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन में चला जाता है तो CO2 CO8 देता है। फिर COOAC4H2 कार्बोनाइलेशन रिडक्शन में चला जाता है 200 बार एसिटिक एनहाइड्राइड में, तो CO2 CO8 देता है। तो करेक्ट आंसर है A C और D क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड का दोनों आइसोमर हेक्सेन सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है। C क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है जब ये प्रोडक्ट रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन में चला जाता है, जब इसमें रिडक्शन रिएक्शन होता है, कार्बन मोनोक्साइड रिएक्शन होता है, तब ये प्रोडक्ट ये एज अ प्रोडक्ट देता है। फिर A में जब ये कंपाउंड रिएक्ट करता है सोडियम के साथ तो ये कॉम्प्लेक्स देता है कोबाल्ट का।
फिर द कंपाउंड हैविंग XeF4F1 कॉन्फ़िगरेशन इज और आर। तो कंपाउंड जिसमें Xe4F1 कॉन्फ़िगरेशन है, गिवन एटॉमिक नंबर C50, ल्यूथेरियम 71, Pr59, Nd60। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है सभी लैंटेनॉइड्स का। तो कौन सा कंपाउंड है जो Xe4F1 कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है? NaCeNO36, Na3, LuCl6, PrO2, NdNr2 3 और SiMe3। तो करेक्ट आंसर क्या है? पहली बात जो ए है Na3CNO36 3 मोल्स ऑफ सोडियम देता है, और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स जो 3- है। ऑक्सीडेशन स्टेज है सी का O+3, तो C3+ Xe4F1 कॉन्फ़िगरेशन देता है। फिर Na3LuCl6 में 3Na+ निकलता है, LuCl6 3- होता है, तो ऑक्सीडेशन है Lu का +3 और Lu3+ का कॉन्फ़िगरेशन है Xe14। PrO2 में क्या होता है? Pr4 और O2 4- आता है, तो ऑक्सीडेशन जो है प्रोमेथियम का 4+ और +4 होता है, तो Xe4F4 होता है। फिर NdNr2 3 4 और जो है सिल्वराइल होता है, ऑक्सीडेशन से Nd+3 Nd3 Xe4F3 होता है। तो करेक्ट आंसर है ए एंड सी। तो ये Xe4F1 दिखा, तो ये भी Xe4F1 दिखा, तो इसका लैंथेनाइट का नाम एटॉमिक नंबर याद रहना ज़रूरी है। करेक्ट स्टेटमेंट जो है XeF2 का मतलब ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड का करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए, इट्स बॉन्डिंग इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय क्लासिकल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इस कंपाउंड ज़ीनॉन का जो कंपाउंड जो है उसका बॉन्ड एक्सप्लेन कर सकता है क्लासिकल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से। बी, इट्स बॉन्डिंग इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय नॉन क्लासिकल 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसका बॉन्डिंग जो है वो कौन एक्सप्लेन कर सकता है? नॉन क्लासिकल 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से। इट कंटेन 9 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 9 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। डी, इट्स पॉइंट ग्रुप इज डी इन्फिनिटी एच। इसका पॉइंट ग्रुप डी इन्फिनिटी एच होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है बी, सी और डी। एक्सप्लेनेशन है XeF2 मतलब ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर 54 है, तो Kr 4d10 5s2 5p6 5d0। तो यहाँ पर ये 5s2 5p6 में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये ग्राउंड स्टेट है। फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है डी में, डी यहाँ पे 0 होता है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है एक्साइटेड स्टेट में। फिर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 ऑर्बिटल में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मेक्स कोवेलेंट बॉन्ड विद 2 फैक्टर एफ एटम। तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है? 2 एफ एटम के साथ ज़ीनॉन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड एज a sp3d hybridization, trigonal bipyramidal geometry and a linear shape। तो ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड जो है उसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री और लीनियर शेप होता है। FeXeFe। From the above diagram, it's clear that XeF2 is explained by a non-classical 3-center 4-electron bond and contain 9 pair of electron। तो इस डायग्राम से पता चलता है कि ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन होता है नॉन क्लासिकल 3-center 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की वजह से, जिसमें 9 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
For the non-dissociative absorption of a gas on a solids, तो सॉलिड में नॉन डिसोसिएटिव एब्जॉर्प्शंस होता है गैस का। तो पहला, द फॉर्म विच आइसोथर्म इज गिवन बाय theta is equal to kp raised to 1 by n, where theta is the surface coverage, p is the pressure, k and n are empirical constants. तो यहाँ पे फाइनली आइसोथर्म में थीटा के पी रेज टू 1 by n है। थीटा जो है सरफेस कवरेज है, पी जो है प्रेशर है, के और एन जो है एम्पेरिकल कांस्टेंट है। सेकेंड, द बी टी आइसोथर्म इज गिवन बाय, तो बी टी आइसोथर्म जो है वो क्या रहता है, पी अपॉन पी स्टार माइनस पी इज इक्वल टू थीटा अपॉन सी प्लस थीटा सी माइनस 1 पी अपॉन पी स्टार, where P star and C are empirical constant and P is smaller than P star. P star और C जो है empirical constant है और P जो है smaller छोटा रहता है P star से। The correct statement is or are, the correct statement जो है वो क्या रहेगा, A. At a lower surface coverage, the Langmuir isotherm reduced to Freundlich isotherm with n equal to 1. तो जब सरफेस कवरेज कम रहता है तो लैंगमुइर आइसोथर्म जो है वो रिड्यूस होता है फ्रेंडलिश आइसोथर्म n इक्वल टू 1 में। एट अ हाई सरफेस कवरेज द लैंगमुइर आइसोथर्म रिड्यूस टू फ्रेंडलिश आइसोथर्म विद n इक्वल टू इन्फिनिटी। जब सरफेस कवरेज ज़्यादा रहता है तो लैंगमुइर आइसोथर्म जो रिड्यूस होता है फ्रेंडलिश आइसोथर्म n इक्वल टू इन्फिनिटी में। At very low pressure, P is much smaller than P star. The BET isotherm reduced to Langmuir isotherm. तो लो प्रेशर में P जो है वो बहुत ही छोटा रहता है P स्टार से। BET आइसोथर्म जो है रिड्यूस होता है Langmuir आइसोथर्म्स में। At a very high pressure, P gives P star. The BET isotherm reduced to Langmuir isotherm. यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, पी स्टार बदलता है तो बी टी आइसोथर्म रिड्यूस होता है लैंगमुइर आइसोथर्म में। ए बी एंड सी, द रेट कांस्टेंट फॉर नॉन डिसोसिएटिव अब्जॉर्प्शंस ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड अकॉर्डिंग टू लैंगमुइर्स। तो जो रेट कांस्टेंट जो है जहाँ पे गैस का नॉन डिसोसिएटिव एब्जॉर्प्शन होता है सॉलिड में लैंगमुइर्स की हिसाब से, डेल्टा इज इक्वल अपॉन 1 माइनस डेल्टा इक्वल टू के पी। डेल्टा इज सरफेस कवरेज, पी इज प्रेशर, के इज कांस्टेंट, टेकिंग डेल्टा इज स्मॉलर देन 1, के पी इज डेल्टा। अकॉर्डिंग टू Freundlich isotherm, डेल्टा इज के पी रेज टू 1 by n, taking n equal to 1, delta is Kp. Hence, from equation 2, at low surface coverage, the Langmuir isotherm reduces to Freundlich isotherm with n equal to 1. यहाँ पे इक्वेशन 2 में लो सरफेस कवरेज में जो लैंगमुइर आइसोथर्म जो है रिड्यूस होता है फ्रेंडलिश आइसोथर्म में, जहाँ पे n जो रहता है 1 में रहता है। At a high surface coverage, Langmuir equation is, तो हाई सरफेस कवरेज में लैंगमुइर इक्वेशन इज डेल्टा अपॉन 1 माइनस डेल्टा इज के पी, टेकिंग डेल्टा इज इक्वल टू 1, के पी इज इक्वल टू 0। फ्रेंडलिश आइसोथर्म में डेल्टा इज के पी रेज टू 1 बाय n इज इन्फिनिटी, दैट इज के पी रेज टू 1 बाय इन्फिनिटी, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू के पी 0, के पी रेज टू द पावर 0। From equation 4th and 5th, it is confirmed that at high surface coverage, the Langmuir isotherm reduces to the Freundlich isotherm with n infinity equal to infinity. 4th और 5th इक्वेशन से कंफर्म होता है कि जब सरफेस कवरेज ज़्यादा रहता है तो Langmuir isotherm Freundlich isotherm में रिड्यूस हो जाता है, तो n जो है वो इन्फिनिटी हो जाता है। So it is A, B और C
ए, बी और सी। तो यहाँ पर लो सरफेस कवरेज में लैंगमा आइसोटोम रिड्यूस होता है फ्रॉन्टलिट आइसोटोम n इक्वल टू 1 में। हाई सरफेस कवरेज में लैंगमा आइसोटोम रिड्यूस हो जाता है फ्रॉन्टलिट आइसोटोम n इक्वल टू इन्फिनिटी। लो प्रेशर में p जो है बहुत ही छोटा है तो p स्टार से, तो बेट आइसोटोम रिड्यूस होता है लैंगमा आइसोटोम से। Two different enzymes catalysis reaction 1 and 2 have identical y-intercept for the Lineweaver works. Equation given below. तो यहाँ पर दो अलग अलग एंजाइम कैटलिसिस रिएक्शन 1 और 2 जिसमें आइडेंटिकल y-intercept है लीनवीवर बर्ग्स इक्वेशन प्लॉट के नीचे. So the plot for reaction 1 is twice than that of reaction 2. Reaction 1 का slope ज़्यादा रहता है compared to reaction 2 से. If the initial concentration of enzyme in 2 and 1 and 2 are same, the correct statement is or are. अगर 1 और 2 का initial concentration same है तो correct statement क्या होगा? 1 upon v is equal to 1 upon v max plus km upon v max multiplied by 1 by s. where v and v max are the rate and maximum rate. v जो है रेट है, v max मैक्सिमम रेट है, km जो है माइकल मेंटन कांस्टेंट है, s जो है वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है. A's reaction 1 and 2 have same turnover number. reaction 1 और 2 जो है इसका same turnover number है. B. Michaelis-Menten constant for reaction 1 and 2 identical. Michaelis-Menten जो है उसका reaction 1 और 2 identical है. C. Michaelis-Menten constant for reaction 1 is twice than of reaction 2. तो Michaelis-Menten constant जो है reaction 1 के लिए वो ज़्यादा है compared to reaction 2 से. D. The rate of the elementary step for reaction 1 and 2 identical. Elementary steps का जो speed जो है reaction के लिए 1 और 2 वो same है. तो reaction 1 और 2 के लिए जो elementary step का जो speed है वो same हो identical है. तो correct answer है A and C. Reason क्या है? A and C. The Lineweaver-Bergsman equation 1 upon V equal to V max 1 upon V max plus Km upon V max multiplied by 1 by S. Y equal to mx plus C equation 1 or 2. Y equal to 1 by V x equal to 1 by S. M is equal to Km upon V max. C is equal to 1 upon V max. Plotting graph is 1 upon V versus 1 upon S. वन अपॉन वी 1 अपॉन एस. तो यहाँ पे डेल्टा इज एम इक्वल टू के एम अपॉन वी मैक्स. यहाँ बचा 1 अपॉन वी मैक्स. तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा है. y जो है वो 1 बाय वी है, x जो है वो 1 बाय एस है, फिर स्लोप जो है वो k बाय एम वी मैक्स है और c कांस्टेंट जो है 1 बाय वी मैक्स है जो इंटरसेप्ट है. According to this problem, there are two different enzyme catalyze reaction. इस प्रॉब्लम के हिसाब से दो अलग अलग एंजाइम कैटलाइज करता है रिएक्शन को. रिएक्शन 1 and 2 1 upon V max 1 1 upon V max 2. V max 1 V max 2. Slope is Km upon V max equal to 2 Km V max 2. Km is equal to 2 Km V max 1 equal to V max 2. Hence Michael-Menten constant for reaction first twice then of reaction 2. तो Michael-Menten कांस्टेंट के हिसाब से फर्स्ट रिएक्शन का जो कांस्टेंट है वो सेकेंड रिएक्शन से 2 टाइम ज़्यादा है. अकॉर्डिंग टू
माइकलमेंटर इक्वेशन वी मैक्स इज इक्वल टू K2 E0। माइकलमेंटर इक्वेशन के हिसाब से वी मैक्स जो है K2 E0 है। और द रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड K2 E01 इज इक्वल टू K2 E02 और K2 फर्स्ट इक्वल टू K2 सेकेंड। K2 इज टर्न ओवर नंबर, K2 टर्न ओवर नंबर, हेंस फर्स्ट एंड सेकेंड हैव सेम टर्न ओवर नंबर। तो रिएक्शन 1 और 2 दोनों का भी सेम टर्न ओवर नंबर है। तो करेक्ट आंसर इज ए एंड सी। सी क्या है, माइकलमेंटन कांस्टेंट जो है रिएक्शन 1 के लिए वो 2 टाइम ज़्यादा है रिएक्शन 2 से। और ये क्या था, रिएक्शन 1 और 2 जो है उनका टर्नओवर नंबर सेम है। तो करेक्ट आंसर ए और सी है।